सभी साथियों को मेरी आवाज़ आ रही है? क्या लाइव कनेक्ट हो गया है? सभी साथियों को जो इस लाइव के माध्यम से मुझसे जुड़े हैं, सभी को मेरा क्रांतिकारी इस्तकबाल, लाल सलाम। मैं शिवानी मौर्य लखनऊ विश्वविद्यालय से विधि स्नातक की छात्रा हूँ। सबसे पहले मैं AISF बिहार के राज्य प्रतिनिधि मंडल व कॉमरेड सुशील का धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे अपनी इस फेसबुक लाइव की श्रृंखला का हिस्सा बनने का मौका दिया। समय को ध्यान में रखते हुए मैं अपनी बातों को संक्षेप में ही आपसे रखूँगी। उससे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ, इस लाइव के माध्यम से, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बिहार इस समय एक नहीं दो आपदाओं से जूझ रहा है, चाहे वो कोरोना जैसी महामारी हो या बाढ़ जैसी हालात। इस समय पूरा देश बिहार के साथ खड़ा है। उनकी इस मुसीबत की घड़ी में हम सब आपके साथ हैं और हमें पूरा विश्वास से हमेशा की तरह बिहार इससे लड़कर वापस बाहर निकलेगा और हम सब उस स्थिति को देखने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। बिहार, असम, महाराष्ट्र, हर उस जगह जो इन आपदा और महामारी का शिकार हुए लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है, उन सभी को मेरी दिल से विनम्र श्रद्धांजलि है। ये लाइव श्रृंखला में मेरा जो विषय मुझे दिया है, उत्तर प्रदेश में लोकतांत्रिक अधिकारों पर बढ़ते हमले व वर्तमान सरकार। मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, लखनऊ से हूँ, इसीलिए शायद मुझे उत्तर प्रदेश को लेकर दिया गया, क्योंकि मैं ज़्यादा रिलेट कर सकती हूँ आपसे। यहाँ रहते हुए, राजधानी में रहते हुए उत्तर प्रदेश में क्या हालात हैं, ये मैं आपको अच्छे से बता सकती हूँ। अपने विषय पर बोलते हुए मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगी, लोकतांत्रिक अधिकार, क्या आप जानते हैं लोकतांत्रिक अधिकार हमें मिलते कहाँ से हैं? हमारे संविधान से। भारतीय संविधान हमें लोकतांत्रिक अधिकार प्राप्त करता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना जब ये कहती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर रिपब्लिक, तब ये लोकतांत्रिक अधिकार हमें मिलते हैं। वो प्रस्तावना जो हमें जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंश्योर करती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, फेथ इंश्योर करती है, इक्वलिटी प्रोवाइड करती है। ये कॉन्स्टिट्यूशन हमें लोकतांत्रिक अधिकार देता है और यही लोकतांत्रिक अधिकारों पर, इन्हीं लोकतांत्रिक अधिकारों पर वर्तमान सरकार जब से सत्ता में आई है, हमले पे हमले किए जा रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारतीय संविधान आजकल हमेशा ही चर्चा में रहता है, चाहे उसके मानने वालों के द्वारा हो या ना मानने वालों के द्वारा हो। जैसा कि ना मानने वालों की विचारधारा क्या है वो आप जानते हैं, वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसके अनुसार चलना उनके लिए भी मजबूरी है और इसीलिए ये सरकार बराबर हमारे संविधान पे हमले करती है, उसके द्वारा दिए गए अधिकारों का हनन करने की कोशिश करती है। उत्तर प्रदेश इन हमलों में सबसे ऊपर कहा है, अगर ये मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा। बराबर हमारी पिछली घटनाओं को अगर हम ध्यान में रखें तो उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर उन घटनाओं में होगा जो जिनमें लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन हो रहा है। इन्हीं पर मेरा विषय यही है। मैं अपनी बात को कम से कम शब्द की कोशिश करूंगी।
उसके बाद अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर समय रहा तो मैं आपका यहाँ पे उत्तर दे। सबसे पहले अगर मैं अपनी मतलब क्रम में लेके जाना चाहूँगी अपनी बात को, लोकतांत्रिक अधिकारों में सबसे पहला अधिकार जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन से मिला है, भारतीय संविधान से मिला है, समानता का अधिकार। आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी। और पिछले कुछ समय में, बीते 6 महीनों में, 7 महीनों में जो घटनाएं हुई हैं, सबसे ज़्यादा जिसका इन्फ्रिंजमेंट करने की कोशिश हुई है वो यही। जब इन अधिकारों पर हमले होते हैं और लोग इनका विरोध करते हैं, वो विरोध का अधिकार भी हमें इसी कॉन्स्टिट्यूशन से मिला है। और उस अधिकार को भी रोकने की, हनन करने की, ख़त्म करने की पूरी कोशिश की जाती है। जब हम विरोध करते हैं तो UAPA, NSA, सेडिशन जैसी धाराएं इस्तेमाल की जाती हैं। जैसे हम भारत के नागरिक नहीं हैं, हम कोई क्रिमिनल्स हैं। हमने अपनी बात कहने की कोशिश की है तो ये हमने कोई अपराध कर दिया है, हमें ये समय समय पर जताया जाता है। डराने की कोशिश होती है इन धाराओं के माध्यम से। NTCA प्रोटेस्ट, सबने इनके बारे में सुना होगा, देखा होगा। बीते 6 महीने हमारा इसी से बीता है, इन्हीं के बीच गुजरा है। 12 दिसंबर 2019 को पार्लियामेंट में एक कानून पास होता है, CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। इस पर इतना बवाल क्यों हुआ? कारण ये था कि एक ऐसा कानून था जो रिलीजियसली परसिक्यूटेड लोगों को, जो 2014 के पहले यहाँ भारत में आ चुके हैं, शरणार्थी जिनको कहा जाए, उनको सिटीजनशिप देने की बात कही गई। कोई गलत बात नहीं है, देनी चाहिए। लेकिन विवाद यहाँ उत्पन्न हुआ कि उन्होंने सिर्फ कुछ ऐसी धर्मों को इसमें रखा जिसमें हिंदू, जैन, सिख, बुद्धिस्ट, पारसी, क्रिश्चियंस, बस इतने। इसमें से मुस्लिमों को और बाकी धर्मों को बाहर किया गया। मुस्लिमों को, मेन हमारा जो विवाद बना वो मुस्लिमों को बाहर रखने का था। डिफेंस लिया गया सरकार के द्वारा कि हम इसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान से आ रहे लोगों को सिटीजनशिप देंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। और उन्होंने कहा कि ये पहले से मुस्लिम बहुल राष्ट्र हैं, इस्लामिक स्टेट्स हैं, इसलिए हम इनको, मुस्लिम्स को जो है नहीं मान सकते कि ये रिलीजियसली परसिक्यूटेड हैं। इस पे मेरा और जो विवाद उठा लोगों का वो इसलिए उठा कि शिया मुस्लिम्स जो हैं उनको भी वहाँ पे रिलीजियसली परसिक्यूटेड में ही लाया जाता है, उनके साथ भी उत्पीड़न होता है, उनको इसमें नहीं रखा गया, बाहर रखा गया। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि सिर्फ पर्टिकुलर धर्म के लोगों के साथ ही रिलीजियस प्रताड़ित किया जाता है, पर्टिकुलर धर्म के लोगों को वो छोड़ के आ रहे हैं, आपको सिटीजनशिप देनी है तो आप सबको दीजिए। और विवाद का एक और कारण भी रहा, सिर्फ ये नहीं था, इसमें तिब्बत, हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनसे बात करें तो इसमें तिब्बत, श्रीलंका जैसी स्टेट्स को निगलेक्ट किया गया। मतलब यहाँ से अगर कोई आएगा तो वो सिटीजनशिप का हकदार नहीं होगा। और विवाद का विषय ये भी बना कि जो लोग आ रहे हैं वो डॉक्यूमेंट्स कहाँ से लाएंगे, जो यहाँ पे पहले से हैं, उनके जो भटके हुए हैं, जो कहते हैं ना कि जिनके पास सोर्सेज नहीं हैं, जो बिना सोर्सेज के हैं, जब उनसे कागजात मांगे जाएंगे कि आप अपनी सिटीजनशिप प्रूफ कीजिए कि आप यहाँ 2014 के पहले आ चुके थे, आपके दादा बाबा के कागज़, जो बोला गया एक पॉपुलर वर्ड बना, उनकी बात हुई, वो दिखाने को कहा जाएगा तो वो कहाँ से लाएंगे। और ये पूरी तरह से सही है।
इसीलिए ये प्रोटेस्ट हुए, धरने हुए, क्योंकि जो बुद्धिजीवी वर्ग था, बुद्धिजीवी वर्ग, उन बुद्धिजीवी वर्गों को ये बात समझ में आई, भारत की दशा ऐसी नहीं है, यहाँ पे ऑलरेडी इतनी भीड़ है, इतनी पॉपुलेशन है कि आप उनको नहीं सही से पाल पा रहे हैं, तो आप कैसे कह रहे हैं कि हम दूसरे लोगों को सिटीजनशिप देंगे। इसी पर धरने हुए, प्रदर्शन हुए, बहुत सारे बुद्धिजीवियों ने, समाज सेवियों ने, सामाजिक संस्थाओं ने इसका विरोध किया। एंटी-सीए प्रोटेस्ट हुए और इन्हीं एंटी-सीए प्रोटेस्ट के दौरान यूपी हब बन गया डिक्टेटरशिप का, जहां पर पूरी तरह से राजसत्ता की इसका इस्तेमाल हुआ। कैसे हुआ? क्या आपको मालूम है, ड्यूरिंग प्रोटेस्ट दिसंबर 2019 को जो प्रोटेस्ट हुए उसमें और उसके बाद कुल मिलाकर यूपी में खाली 1113 अरेस्ट हुई प्रोटेस्ट के दौरान, जो और 5,500 से ज़्यादा लोग डिटेन किए गए, उनके डिटेंशन हुआ उनका। ये में ख़त्म नहीं हुआ, इसके बाद ये सब और बढ़ा। लोगों के ऊपर उनकी आवाज़ को दबाने के लिए सरकार ने NSA और UAPA जैसे कानूनों का इस्तेमाल किया, जो बेसिकली टेररिस्ट या ऐसे लोगों का होता है, ऐसे इस्तेमाल किया जाता है जो जिनसे किसी तरह का स्टेट को पीस भंग कर रहे हों। अपने अधिकारों के लिए अगर कोई प्रोटेस्ट कर रहा है, किसी को लग रहा है कि कोई बात गलत है और वो उसका विरोध कर रहा है, तो वो विरोध टेररिस्ट अटैक में आप ले आएंगे। इसी कड़ी में विरोध बीजेपी सरकार की अगर हम बात करें, सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं, केंद्र सरकार की बीजेपी सरकार जब से सत्ता में आई है, से विरोध बर्दाश्त नहीं है। 3 का वॉयलेशन टाइम पे होता रहा है, करते रहे हैं समय समय पर, और इसका वॉयलेशन करने के लिए कोई एक नाम नहीं है। अगर हम नामों की लिस्ट निकालने लग जाए तो शायद ये सेशन ही पूरा ख़त्म हो जाएगा, विरोध की आवाज़ों को दबाने के लिए, जिसका उपयोग वर्तमान सरकार ने किया। डॉक्टर कफील, सुधा भारद्वाज, डॉक्टर आनंद तेलतुम्बडे, गौतम नेवालकर और शहनवाज आलम, कुछ ऐसे नाम हैं जिनको बिना मतलब NSA और UAPA जैसे कानूनों में फंसाया गया, सिर्फ उनके विरोध की प्रवृत्ति को लेकर। जिन्होंने गलत का विरोध किया, उनकी आवाज़ को दबा दिया गया और डराया गया दूसरे लोगों को कि अगर आपने ऐसा किया तो हम आपके साथ भी ऐसा ही करेंगे। ऐसे कानूनों को लगाने का कारण सिर्फ इतना था कि 6 महीने तक कोई इस पे सुनवाई ना हो सके, जेल में पड़े रहें। इसी तरह कई बार ऐसा हुआ जब उत्तर प्रदेश सरकार बार बार लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन करती रही है। एंटी-सीए प्रोटेस्ट के दौरान बहुत सारे समाज सेवी गिरफ्तार हुए, शिक्षक, रिटायर्ड पब्लिक सर्वेंट्स, पूर्व सेना के अधिकारी, उन सब ने इस कानून का विरोध किया और उनकी गिरफ्तारियां हुई। पर जो सबसे ऊपर रहा वो रहा अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, जामिया, JNU जैसी अनेकों ऐसी संस्थाएं जहां स्टूडेंट्स थे। स्टूडेंट्स ने इनका विरोध किया। कारण ये था, कहा जाता है कि स्टूडेंट माइंड एक ऐसा माइंड होता है जो जिसमें विवेक की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है, सही और गलत को परखता है, और सत्ता परिवर्तन की क्षमता सबसे ज़्यादा अगर किसी में होती है तो वो युवा वर्ग में होती है। और इसीलिए इसी वर्ग को टारगेट किया गया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो हुआ वो सबने देखा। रातों रात घुस के हॉस्टल्स में गोलियां चलाई गई। कहा गया ये प्रोटेस्ट नहीं कर रहे थे, ये वहाँ की पीस भंग कर रहे थे, यहाँ पे अनलॉफुल काम हो रहा था। प्रोटेस्ट कब से अनलॉफुल हो गया? आपने प्रोटेस्ट को दबाने के लिए ये किया, एक्सेप्ट तो कीजिए, लेकिन नहीं किया उन्होंने।
जामिया में जो हुआ वो सबने देखा, जेएनयू में जो हुआ वो सबको पता है। ये सिर्फ एक घटना है, ऐसी हजारों घटनाएं हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन होता आया है। इसमें अगर हम बात करें, आपने देखा होगा हम बीते 6 महीने 7 महीने इसी सब में बीते हैं। जब से सरकार सत्ता में आई है, इसने सिर्फ दमन का ही काम किया है। आंगनबाड़ी, आशा कर्मी, शिक्षक, बीटीसी के शिक्षक, किसान, राज्य कर्मचारी, बिजली कर्मचारी जो प्रोटेस्ट करता है, एक तो आप पहले सबको प्रताड़ित करते हो। जब वो प्रोटेस्ट करने पे मजबूर हो जाते हैं, आप उनको रोज़गार नहीं देते हो, आप उनकी सैलरीज नहीं देते हो। जब वो प्रोटेस्ट करने पे मजबूर हो जाते हैं, तब आप क्या करते हो? आप दमन की प्रक्रिया शुरू करते हो, प्रताड़ित करते हो, अरेस्ट करते हो, लाठियाँ चलवाते हो उनके ऊपर। 6 से 7 महीने पहले बीटीसी के छात्रों पर चली लाठियाँ सबको याद होंगी। लखनऊ जैसा शहर, विधानसभा के बाहर उनको उसमें कैसे मारा गया, लड़कियां हो चाहे लड़के, उनका क्या हाल किया गया वो सबको पता है। और पुलिस इसका मीडियम बनती आई है हमेशा से, ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। सत्ता को जब भी अपनी बात मनमानी होती है तो वो पुलिस का इस्तेमाल करती है, लाठियां चलवाती है, लाठियों से दमन करती है। एनटीसीए प्रोटेस्ट के दौरान कुछ और हुई घटनाएं हुई। घंटाघर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, आजमगढ़, ये सब कुछ, लखनऊ का घंटाघर, ये सब कुछ ऐसी जगह रही जो एनटीसीए प्रोटेस्ट के दौरान महिलाओं ने यहाँ पे इकट्ठा हुई और एनटीसीए प्रोटेस्ट किया। उन प्रोटेस्ट को दबाने के लिए 20 बार उन निहत्थी महिलाओं पर, बूढ़ी जवान, उससे कोई मतलब नहीं है, एक तरफा लाठियां चलवा दी गई उस प्रोटेस्ट को ख़त्म करने के लिए, उस विरोध को दबाने के लिए। इसी कड़ी में लखनऊ विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश और देश का जाना माना विश्वविद्यालय, विरोध की आवाज़ को दबाने के लिए यहाँ पे भी हर मुमकिन कोशिश हुई। कन्वेंशन के टाइम पर, लखनऊ विश्वविद्यालय कन्वेंशन के टाइम पर कुछ बच्चों ने हमारे सीएम मुख्यमंत्री के खिलाफ काले झंडे दिखाए। कारण ये था कि वो नहीं चाहते थे कि कन्वोकेशन वो हेड करें, क्योंकि वो लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र हैं। वो नहीं चाहते थे कि कोई भी ऐसा इंसान जिसके ऊपर आपराधिक चार्जेस हों वो उस कन्वोकेशन का हिस्सा बने। उनके ऊपर लाठियां भाजी गई, उठा के उनको जेल में डाल दिया गया। थोड़े टाइम के लिए नहीं डाला गया, यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहूँगी, उन बच्चों को 6 महीने तक जेल में डाला गया और जब तक दूसरी पार्टियों का दबाव नहीं बना तब तक उन बच्चों को छोड़ने तक से इनकार कर दिया गया। बेल नहीं ली गई उन बच्चों की, एक्सेप्ट नहीं हुई बेल कोर्ट के द्वारा। और इसी कड़ी में मैं आपको कुछ और ऐसी घटनाओं से अवगत कराना चाहूँगी जो उत्तर प्रदेश में खासकर हुई। लोकतांत्रिक अधिकारों में एक जाना माना अधिकार, आर्टिकल 21, निजता का अधिकार, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट टू प्राइवेसी जिसको कहते हैं, उसका भी खुलकर हनन होता है और विरोध करने वाला कोई नहीं। एनटीसीए प्रोटेस्ट के दौरान जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया उनकी फ़ोटोज़ निकाल के चौराहों पर होल्डिंग्स लगा दी गई कि इनसे जो प्रोटेस्ट के दौरान पब्लिक प्रॉपर्टी इन्फ्रिंज हुई है उसकी वसूली की जाएगी इनकी प्रॉपर्टी से। उसमें उनके एड्रेस लिखे हुए थे, उनके नंबर थे, चाहे वो लड़कियां हो चाहे वो लड़के हों, वो उससे नहीं मतलब रहा। उनके फ़ोटोज़, उनके पते, उनके मोबाइल नंबर, सबके बड़े बड़े होल्डिंग्स हर चौराहे पे लगवा दिए गए लोगों को डराने के लिए। जब, और जाहिर सी बात है कानूनन ऐसा नहीं कर सकते हैं, राइट टू प्राइवेसी के अगेंस्ट है, निजता का हनन है। संज्ञान एक तरह से कहा जाए लताड़ लगाई, कोर्ट के संज्ञान लेने के बाद रातों रात
कह देते हैं, कहें हम होल्डिंग नहीं उतारेंगे। कोर्ट के दबाव के बावजूद वो होल्डिंग्स नहीं उतरी। जिद थी उनकी कि हमें डराना है, लोगों को जिद करनी है, उस जिद को साबित करने के लिए वो होल्डिंग्स नहीं उतारी गई। अभी भी चौराहों पे वो होल्डिंग्स लगी मिल जाएंगी आपको। लखनऊ विश्वविद्यालय के बाहर होल्डिंग लगाने का क्या मतलब है, लेकिन विश्वविद्यालय के बाहर होल्डिंग्स लगे। निजता के हनन में मैं एक बात और ऐड करना चाहती हूँ। बीते कुछ दिनों में एक घटना हुई, आरोपी विकास दुबे, सबको उसके बारे में पता होगा। उस विकास दुबे की हत्या के आरोपी की हत्या हुई, संस्थानिक हत्या कहें या कस्टोडियल डेथ कहें या सो कॉल्ड एनकाउंटर। उसके बाद उसके परिवार, उसके बच्चे, 14 साल के बच्चे से लगाकर उसकी बीवी और 7 दिन पहले उसके परिवार में ब्याह की आई बहू तक के इंटरव्यू टीवी पे रोज चलते हैं। उन लोगों का इस सब से कोई लेना देना भी नहीं है, लेकिन उसकी शादी की वीडियोस तक टीवी पे जी और ऐसे बहुत सारे ऐसे न्यूज़ चैनल्स पे रोज चला करती है। पर्टिकुलर 1 घंटा उसी के लिए उन्होंने निकाल लिया है। अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए वो ये तक नहीं सोचते कि उससे क्या होगा। उस औरत या उस लड़की जो 6-7 दिन पहले ब्याह की आई है, शादी होके आई है, बहू बन के आई है, उसको क्या मतलब था इन सब से? क्यों घसीटा गया? वो 14 साल का बच्चा जिसे सही से ये तक नहीं पता कि कानून क्या होता है, अपराध क्या होता है, हत्या क्या होता है, उसे आप घुटनों के बल बैठा देते हैं उसके दोस्तों, उसके मोहल्ले के सामने, और वो फोटोज़, वो वीडियोस टीवी पे वायरल हो जाती हैं, रोज़ टीवी पे आती हैं। उस बच्चे के मस्तिष्क पे इसका क्या असर पड़ेगा, किसी ने सोचा? कौन विरोध करता? कोई विरोध करने वाला नहीं था। आवाज़ को दबा दिया गया। जिन्होंने विरोध करने की कोशिश की उन्हें देशद्रोही का दबका देके, तमगा देके और बोला कि आप सरकार विरोधी हैं, आप शांत हो। बस खत्म वहाँ पे। लोकतांत्रिक अधिकारों में एक अधिकार आर्टिकल 20 भी आता है, जो राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन जिसको कहते हैं, जिसमें कोई भी व्यक्ति खुद के खिलाफ एविडेंस देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। उसमें अपराधियों के लिए, जो अरेस्ट किए गए पर्सन्स हैं, उनके अधिकारों का वर्णन है। संक्षेप में अगर हम कहें तो एक अरेस्ट होता है उत्तर प्रदेश। पहले तो मुझे आपको ये बताना चाहूँगी कि जो हुआ उसका सीरीज़ क्या थी, एक क्रम। 1990 में विकास दुबे के खिलाफ पहला केस रजिस्टर होता है, क्रिमिनल केस। 2020 आते आते 60 क्रिमिनल केसेस उसके ऊपर थे, जिसमें हत्या और डकैती जैसे आरोप शामिल थे। और फिर भी वो टॉप, जो उस लोकल एरिया का टॉप 10 अपराधी होते हैं, उनका जिक्र नहीं था, उस लिस्ट में उसका नाम नहीं था। आप सत्ता में रहते हैं, अपराधियों को शरण देते हैं, उनकी फंडिंग्स पे आप चलते हैं, और जब वो आपके अगेंस्ट होने लगता है और आपका भांडा फूटने लगता है, तब आप क्या करते हैं? झूठा दिखावा, अरेस्ट का, और फिर उसके बाद एनकाउंटर्स। नॉर्मल एक फिल्मी तरीके में ख़त्म कहानी। पिछले 20 सालों में आपसे 30 सालों में आपसे एक अपराधी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। बराबर आपको सबूत मिल जाएंगे इन सब चीज़ों के कि वो किन किन संगठनों में, किन किन संस्थानों में, संगठनों में, पार्टियों में शामिल रहा है। सत्ता आई, सत्ता गई, और उसे सत्ता संरक्षण मिलता गया। परेशानी तब हुई जब उसके अंदर ये चीज़ आ गया कि अब हम अजय हैं। जो फीलिंग आपने उसके अंदर पैदा की, उसने 8 पुलिसकर्मियों को मार दिया। जो हुआ वो गलत था, अपराधी था, उसको अपराध की सज़ा मिलनी चाहिए थी। हर कोई उसके फेवर में, उस सज़ा के फेवर में।
लेकिन जिस तरह से हुई, विरोध वहाँ पे है। जो हुआ उसके पूरे क्रम को सबने देखा, टीवी पे रोज चलता था। जब आपकी थू-थू होने लगी कि वर्तमान सरकार के रहते हुए किसी इंसान के अंदर इतनी हिम्मत कैसे आ गई कि वो पुलिसकर्मियों के ऊपर हमला करता है और उनकी निशंस हत्या कर देता है। जब आपके ऊपर थू-थू होने लगी, तब आपने नाटकीय अंदाज में शुरू कर दिया अपना पुराना तरीका। गिरफ्तारियां होने लगी, एसटीएफ इन्वॉल्व हुई, बराबर गिरफ्तारियां होती हैं और जो भी मुख्य आरोपी मिलता है उसकी जो है उसका इनकाउंटर हो जाता है। वो गाड़ी से भागने लगता है, गाड़ी पंचर हो जाती है, गाड़ी पलट जाती है, वो आपकी गन लेके भागने लगता है और आपको इनकाउंटर करना पड़ता है। 90s की फिल्म समझ रखा है, सबने फिल्म्स देखते हैं, हर कोई फिल्म्स देखता है। आप फिल्मी कहानी गढ़ के हमारे सामने लाके खड़ा कर देते हैं और हमसे उम्मीद करते हैं कि हम आपकी कहानी को मानें। अगर गिरफ्तारी हुई थी, हालांकि मैं उसको गिरफ्तारी नहीं, मैं सरेंडर कहूँगी। जो इंसान इतने टाइम से भाग रहा था वो वहाँ पे भी भाग सकता था। उसको कोई ज़रूरत नहीं थी कि एक गार्ड को जाके बता दे कि मैं कानपुर वाला हूँ और मुझे गिरफ्तार करवा दो। उसने खुद ने सरेंडर किया इसी एनकाउंटर से बचने के लिए, ऐसा मेरा मानना है। उसके बाद क्यों ट्रांजिट रिमांड नहीं लिया गया? उसकी गाड़ी क्यों बदली गई? जिस गाड़ी से वो मध्य प्रदेश से चला था वो गाड़ी कानपुर आते आते क्यों बदल गई? गाड़ी पलटी, हर पुलिसकर्मी घायल हुआ, विकास दुबे क्यों नहीं घायल हुआ? जिसके पैर में 2-2 रॉड थी वो कैसे भाग के 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर भाग पाया और आप उसे पकड़ नहीं पाए? आपको गोली की चलाने की नौबत आ गई। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं और इन सवालों का कोई जवाब नहीं है, ना अभी है ना आगे मिलेगा। कोर्ट में भी मुझे पूरा यकीन है वो लोग कुछ ना कुछ ऐसा आप दे देंगे बयान, आपको नहीं साबित करना पड़ेगा। मैं उस चीज़ से अवेयर हूँ। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जंगल राज क्यों चला रहे हैं? कानून क्यों नहीं है? माननीय सर्वोच्च न्यायालय को क्यों बार बार केसेस में बोलना पड़ता है कि हमें ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है? सर्वोच्च न्यायालय कई केसेस में बोल चुका है कि हम परेशान हो गए उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश की नागरिक लखनऊ की हिस्से होते हुए मुझे बुरा लगता है जब ऐसा कोई बोलता है। उत्तर प्रदेश हमारा गौरव है और आप उस गौरव पे ही तोहमत लगा रहे हैं, लांछन लगा रहे हैं अपनी नीतियों से। इन्हीं नीतियों से हमेशा से उत्तर प्रदेश पे सबकी नज़र रहती है, हर किसी की नज़रें, चाहे वो इलेक्शन हो, चाहे वो IAS का रिज़ल्ट हो, हर चीज़ में उत्तर प्रदेश से कितने लोग निकले, उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, उस पर नज़र रहती है। हर क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के लोग आगे हैं। ऐसी स्थिति में आप उत्तर प्रदेश का ऐसी घटनाओं से, चाहे वो NTCA प्रोटेस्ट हो, चाहे राइट टू प्राइवेसी की बात करें, लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन करके आप क्या कर रहे हैं? आप उत्तर प्रदेश की छवि खराब कर रहे हैं, आप हमारी छवि खराब कर रहे हैं और इसीलिए हमें बोलने का अधिकार है। लोकतांत्रिक अधिकारों में एक और अधिकार आता है। बहुत सारे अधिकार हैं लेकिन मैं यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि समय की कमी है। मैं उस समय को ध्यान में रखते हुए अपनी बातों को कम शब्दों में बोलना चाहती हूँ। राइट टू एजुकेशन, AISF के मन से मैं जुड़ी हूँ। शिक्षा को लेकर बात नहीं करूँ तो वो गलत होगा, अन्याय होगा मेरे हिसाब से स्टूडेंट्स के अगेंस्ट। शिक्षा का अधिकार की अगर हम बात करें तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो वो इस उम्मीद से बना था, उसका उद्देश्य ये था कि हर व्यक्ति को ग्रेजुएशन तक की शिक्षा उपलब्ध कराई जाए, जहाँ तक वो पढ़ सकता है निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी यहाँ पर, कोई पहली बार नहीं हो रहा है ये सब, या सिर्फ इसी सरकार में नहीं हो रहा है। पिछली सरकारों में, इससे पहले की सरकार, पिछले 60 साल 70 साल की सब बात करते हैं, हर जगह पर
लोगों को कमज़ोर बनाए रखने की कोशिश की गई। पूंजीपति सरकार थी, वो सिर्फ पूंजीपतियों के वर्ग को ही प्रेफरेंस दी। कभी नहीं चाहा उन्होंने कि गरीब का बच्चा आगे आए, गरीब तबका आगे उभर के आए। शिक्षा एक ऐसा माध्यम होती है जो हर किसी को आगे आने का मौका देती है, इसीलिए सबसे पहला टारगेट इसी को किया गया। वहाँ से हटाकर हर बच्चे को शिक्षा हटाकर 6 से 14 तक की उम्र के बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा का नियम लाया गया। ठीक है, उसके तहत दिया जाता है, लेकिन गांव में शिक्षा का स्तर क्या होता है, आप किस तरह से उसका पालन हो रहा है यूपी में, उसकी खुली तस्वीरें हर रोज़ हमारे सामने आती हैं। इस पर क्यों नहीं कार्रवाई होती है? वर्तमान कोरोना काल में जब हर कोई प्रताड़ित हो रहा है, हर कोई परेशान है, किसी के पास पैसे नहीं है, किसी के पास खाने को नहीं है, हर इंसान इस समय अपनी ज़रूरतों से जूझ रहा है। उस टाइम पे स्टूडेंट्स से यूपी में बराबर फीस की डिमांड की जा रही है। यूपी नहीं, मैं पूरे इंडिया की बात करती हूँ, पूरे इंडिया में ही ये है कि वो फीस की डिमांड कर रहे हैं। जब हर इंसान परेशान है तो स्टूडेंट्स अपने माँ बाप से फीस कैसे मांगे? मैं यहाँ से AISF के मन से सबसे आह्वान करना चाहूँगी कि इसके खिलाफ प्रोटेस्ट हो, इसे मुद्दा बनाया जाए। जिन बच्चों की 1 लाख फीस है, जो सरकारी संस्थानों में 1 लाख 1.5 लाख फीस है, घबराइए मत, परेशान मत होइए, मैं प्राइवेट संस्थानों की बात नहीं कर रही हूँ, ये सरकारी संस्थानों का भाव है। भाव मैं इसलिए कह रही हूँ कि इसको फीस नहीं कह सकती मैं, ये आप अपने रेट लगाते हैं। गरीब बच्चा जिसको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है आपकी सरकार में प्रॉपर रूप से, आप स्कॉलरशिप में आप जातिवाद लेकर आते हैं। अगर आप OBC हैं, अगर आप पिछड़े वर्ग में आते हैं तो आपको स्कॉलरशिप कम दी जाएगी, अगर आप सामान्य वर्ग में हैं, SC ST में हैं, तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। स्कॉलरशिप में मार्क्स का क्राइटेरिया नहीं होता है, आपकी जाति का क्राइटेरिया रख दिया जाता है। ये चल रहा है यूपी में। सिर्फ यूपी ही की बात नहीं कर रही मैं, यहाँ पे पूरे हर भारत के हर उस सरकारी संस्थान, प्राइवेट संस्थान की बात करना चाहूँगी जो छात्रों को उनकी शिक्षा के लिए नहीं बुलाते हैं, बल्कि उनका मकसद सिर्फ फीस वसूली होके रह गया है। जब क्लासेस नहीं चल रही, कोरोना काल में ऑनलाइन क्लासेस हुई, कई जगह पे एग्जामिनेशंस कैंसिल हो गए हैं, तो आपको फीस किस बात की चाहिए? एग्जामिनेशंस नहीं हुए, आप एग्जामिनेशन फीस किस बात की ले रहे हैं? आप लाइब्रेरी फीस किस बात की ले रहे हैं? शायद मैंने अपना समय एक्सीड कर दिया है। आखिरी के कुछ बातें मैं लास्ट में ऐड करना चाहूँगी। उत्तर प्रदेश में लोकतांत्रिक अधिकारों के हनन की हम बात कर रहे हैं। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी उसी में आएगा, जीवन का अधिकार। कोरोना हुआ, सबसे ज़्यादा जो वर्ग परेशान रहा वो रहा गरीब वर्ग। अपने ही देश में जो प्रवासी मजदूर बन के रह गए, उन प्रवासी मजदूरों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया? आप दूसरी जगह से अमीरों के प्रिविलेज क्लास के बच्चों को लाने के लिए तैयार हैं, आप वहाँ से बसें भेजते हैं, प्रिविलेज क्लास के बच्चों को लाते हैं। लेकिन अगर दूसरे स्टेट से बसें अगर किसी दूसरी पार्टी की हैं और वो बाउंड्रीज पे खड़ी हैं, लेबर्स की मदद करना चाहती हैं, तो आप उन्हें नहीं ला रहे हैं। प्रवासी मजदूर जिनके पास खाने के लिए पैसा नहीं है, वो इसलिए जिस जगह पे है उस जगह को छोड़ के अपने राष्ट्र, अपने गांव, अपने देश, अपने गांव वापस आना चाहते हैं। उनसे आप 700 रुपये, 800 रुपये का बिल चार्ज कर रहे हैं, वसूल रहे हैं। किस बात के? हज़ार रुपए तक लिए गए हैं, ट्रेनों का किराया लिया गया, बसों का किराया लिया गया। क्यों लिया गया? जब आपने इतना फंड लिया, PM केयर बनाया, उसमें इतना फंड आया, तो वो उन मजदूरों पे क्यों नहीं इस्तेमाल हुआ? क्यों
उसका ऑडिट देने को तैयार नहीं है आप। अगर आपने देश हित में काम किया है तो ऑडिट दीजिए, क्यों नहीं देना चाहते हैं आप ऑडिट? अगर हम इसी विषय में बात करते रहेंगे तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। यूपी में क्या हो रहा है, यूपी में हर दूसरा काम जो हो रहा है आज के समय में वर्तमान सरकार द्वारा, वो लोकतांत्रिक अधिकारों के हनन से जुड़ा ही है। हर तरह से वो लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं, वो हर तरह से। और डिफेंड अपना नहीं करेंगे। जब वो डिफेंस की बारी आएगी तो आपके ऊपर कानून धाराएं लगा देंगे। अगर कोई सवाल उठाएगा तो उसकी आवाज़ को दबा दिया जाएगा। महिलाओं सरकार बनती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे, और फिर उसी बेटी के खिलाफ उन्हीं प्रोटेस्ट के दौरान, सीए एंटी सीए प्रोटेस्ट के दौरान अब उन्हीं बेटियों पे लाठियां चलवा देते हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय की अगर कोई छात्रा जाकर प्रोटेस्ट करती है, काला झंडा दिखाती है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करती है, तो आप लाठियां चलवाते हैं उसके ऊपर, लाठियां चलवाते हैं, उसको अरेस्ट करके उसको जेल में डाल देते हैं। ये है आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उत्तर प्रदेश में हर दूसरे दिन बलात्कार हो रहे हैं, क्यों इन पे कार्रवाई नहीं होती है? यूपी के देवरिया का आज का किस्सा है। यूपी के देवरिया में 30 रुपये जो स्ट्रेचर का चार्ज होता है सरकारी अस्पताल का, स्ट्रेचर का चार्ज देने के लिए वो 30 रुपये ना होने के कारण 5 साल के बच्चे से, 5 साल, मैं फिर से ऐड करना चाहूँगी, 5 साल के बच्चे से स्ट्रेचर खिंचवाया गया। और जिस वार्ड बॉय ने स्ट्रेचर खिंचवाया, जब ये बात मीडिया तक आई, शायद आती भी ना, किसी ने वीडियो बना लिया, पोस्ट कर दिया, वायरल हो गया। जब वायरल हो गया तब उसको सिर्फ तबादला उससे हटाकर, जिस जगह पर जिस डिपार्टमेंट में वो था उससे हटाकर उसको दूसरे डिपार्टमेंट में डाल दिया गया। मैं ये नहीं कहती कि उस वार्ड बॉय की गलती रही होगी, उसने जो करवाया गलत था 30 रुपये ना होने, लेकिन मेरा सवाल ये है, वो 30 रुपये अपनी जेब में तो रखता नहीं है, वो 30 रुपये वो जमा करता है, वो बंधा हुआ है, कुछ नियमों के अधीन है, उन नियमों के अधीन होते हुए उसने वो काम किया। ऐसे नियम क्यों बनाए गए हैं? अगर कोई गरीब है, परेशान है, तो आप उसका सपोर्ट नहीं कर सकते, तो आपके कौन सा सत्ता, कौन सा राज चला रहे हैं आप? कौन सा सुशासन है? शासन भी नहीं कहूँगी मैं, सुशासन तो बहुत दूर की बात है, शासन भी नहीं है। आप इसको कुशासन की श्रेणी में रखें, वो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं शायद अपने समय को एक्सीड कर गई हूँ। अगर मैं अपनी बातों को यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगी। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए, मैं यहीं पे लाइव सेशन एंड करना चाहूँगी। आपके जो सवाल हों आप मुझे भेज दीजिएगा, मैं उसका जवाब दे दूँगी। अंतिम रूप में मैं AISF बिहार के राज्य नेतृत्व, AISF बिहार की यूनिट कॉमरेड